हमें कैसे पता चलेगा कि सवाल ब्रेक इवन का है, मतलब सीवीपी एनालिसिस का है? हमें कहीं से नहीं इंफॉर्मेशन मिली सिवाय इस लाइन के। ऐसी है। अच्छा, अब बच्चों एक बात याद रखनी है आप। अगर आई कैप आपसे सवाल में पूछे ना कंप्यूट सेल प्राइस या कंप्यूट यूनिट्स, उसका फॉर्मूला अपने दिमाग में रखें। यूनिट्स फाइंड करने हैं या सेल प्राइस फाइंड करने हैं, उसका उसका कंसेप्ट क्या है? आपने तमाम कॉस्ट, आपने इनकम स्टेटमेंट बनानी है। क्या बनानी है? इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट आपने इस तरह से बनानी है कि सबसे ऊपर आएगी आपकी कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट। फिर वेरिएबल कॉस्ट, उन दोनों को जमा करेंगे तो क्या रहेगा आपके पास? टोटल कॉस्ट आ जाएगी ना। टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जमा करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगी। कौन समझ लगे? वेरिएबल कॉस्ट सारी, फिक्स कॉस्ट सारी, टोटल कॉस्ट, उसमें क्या जमा करेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट जमा करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल रेवेन्यू। उस टोटल रेवेन्यू को सेल प्राइस पे डिवाइड करेंगे तो यूनिट्स आ जाएंगे, और यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो सेल प्राइस आ जाएगी। अगर उसने सेल प्राइस मांगी होगी सवाल में यूनिट्स दे देगा, और अगर उसने यूनिट्स मांगे हुए तो सवाल में क्या दे देगा? सेल प्राइस दे देगा। ये फॉर्मूला आपने याद रखना कि आपने इनकम स्टेटमेंट की तरह इनकम स्टेटमेंट बनानी है। बस फर्क ये होगा कि ऊपर आ जाएगी टोटल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट पहले आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट बाद में आ जाएगी, या वेरिएबल कॉस्ट पहले फिक्स कॉस्ट बाद में। टोटल करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, उसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। रेवेन्यू को किस पे डिवाइड करेंगे? सेल प्राइस पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएंगे? यूनिट्स। यूनिट्स पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? सेल प्राइस। सीवीपी में ये बात आपने याद है। ठीक हो गया? अब इस सवाल में उसने क्या मांगा है? उसने सेल प्राइस नहीं मांगी, ना ही उसने यूनिट्स मांगे। उसने क्या मांगा है? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के लिए भी सबसे आसान तरीन तरीका यही है कि इनकम स्टेटमेंट बना लो। सोचो नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल सेल रेवेन्यू माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट नेट प्रॉफिट। लेकिन कंट्रीब्यूशन हम क्यों निकाल रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का कंसेप्ट होता है, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का कंसेप्ट नहीं होता। इसलिए हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकालेंगे। मतलब हमारे पास इनकम स्टेटमेंट का दूसरा फॉर्मूला भी तो है ना, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट। वो वाला काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सीवीपी एनालिसिस वाले कंसेप्ट लेके चल रहे हैं। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए आपको पता ब्रेक इवन चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला दिमाग में लेके आओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या है? बजट सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजट सेल्स। इसका मतलब क्या है कि ब्रेक इवन सेल तो चाहिए। तो ब्रेक इवन सेल के लिए आपको क्या चाहिए? फिक्स कॉस्ट ज़्यादा चाहिए और वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा चाहिए। तो ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब है जी, पहले तो आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ आनी चाहिए, हम किस टॉपिक में घूम रहे हैं। टॉपिक क्लियर हो गया कौन सा है? और अगला पॉइंट, आपको रिक्वायरमेंट से स्ट्रक्चर समझ आनी चाहिए कि हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी सवाल को सॉल्व करने की। स्ट्रक्चर समझ आ गया? हमने इनकम स्टेटमेंट बनानी है, सेल्स रेवेन्यू, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, क्या आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट। और उसने हमसे नेट प्रॉफिट ही मांगा है। हाँ, वो दूसरी बात है, पर मंथ मांगा है। ये थोड़ी सी साइंस लड़ाएगा ही क्या। आपका अगर इनकम से बनाई होगी तो आपका हो सकता है साल में आ जाए, पर ईयर आ जाए नेट प्रॉफिट, तो फिर उसको क्या करेंगे? 12 पे डिवाइड कर देंगे। नहीं बात समझी? ऊपर आई कैप याद रखेगा, ये हरकत आई कैप जरूर करेगा। ऊपर आई कैप डेटा डाटा देगा आपको ईयर का, नीचे मांगा होगा पर मंथ, या ऊपर पर मंथ का डाटा दिया होगा, नीचे पर ईयर का मांगा होगा। इस तरह की हरकतें उससे एक्सपेक्ट की जा सकती हैं, वो करता रहा है और वो करेगा। तो छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, Rio Limited operates donut shop in different parts of Karachi and have average monthly sales of 4.5 million per shop। अच्छा, 4.5 मिलियन उसकी पूरे बिजनेस की सेल है या एक शॉप की सेल है? ये एक शॉप की सेल। यहां तक की बात सुन लगी?
RL अर्न्स कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑफ 20%। अच्छा बच्चों, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि आपके पास सेल भी है और कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी है। आप क्या निकाल सकते हैं? आप वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, आती जाए, वैसे वैसे आपको फार्मूले के अंदर पता चलते जाना चाहिए कि यार इसमें सीएम रेशियो उसने दे दिया, सेल भी दे दिया, यहाँ से क्या निकाला जा सकता है मैक्सिमम। तो आपको आइडिया हो जाएगा यार यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट निकल सकती है, क्योंकि अगर सीएम रेशियो 20% है तो वेरिएबल कॉस्ट 80% होगी। ये बात समझ आ गई? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट यह है बच्चों, RL इज नाउ प्लानिंग टू ओपन ए शॉप इन लाहौर। लाहौर में वो शॉप ओपन करने जा रहा है, डिसीजन मेकिंग आ गई। In this respect, following two rental options are under consideration. Rental options है annual rent of 2.52 million payable in advance, monthly rent of 0.1 million plus 2% commission on total sales payable at the end of each month. क्या कह रहा है? दो ऑप्शन है उसके पास। लाहौर में उसने एक बंदे से बात की, उसने कहा यार मैं लाहौर में शॉप ओपन करना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा, उससे बात की होगी। प्रॉपर्टी डीलर ने कहा कि मैं आपका एग्रीमेंट करवा सकता हूँ फलां पार्टी के साथ, लेकिन वो मसला ये है, वो पार्टी जो है ना, वो उसके साथ पहले बड़े धोखे हो गए। अभी वो पार्टी कहती मुझे एडवांस में पूरे साल के पैसे पड़ाओ। पॉइंट समझ आ रहा है? पहली ऑप्शन पढ़ने का लिखा हुआ है, एनुअल रेंट ऑफ 2.5 मिलियन पेबल इन एडवांस। सारे पैसे साल के शुरू में इकट्ठे पकड़ाने हैं। अच्छा, अब सोच समझ जवाब देना बच्चों। अगर सारे पैसे साल के शुरू में इकट्ठे पकड़ाने हैं और इस बंदे के पास पैसे ना हुए तो ये पैसे बैंक से लेगा। कहां से लेगा? बैंक से लेगा। सोचो 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 सोचो। और जब ये पैसे बैंक से लेगा तो वो उसको इंटरेस्ट पे करेगा। अब इस सवाल में इंटरेस्ट भी आ जाएगा। अब आपके ऊपर सवाल मेरा आपसे ये है, वो जो बैंक को इसने इंटरेस्ट पे करना है वो इस वजह से पे करना है कि उसने पहली ऑप्शन चूज की, दूसरी ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि मंथली रेंट पे करना, कमाता जाएगा, रेंट पे करता जाएगा। पहली ऑप्शन में उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी पहली ऑप्शन में, दूसरी ऑप्शन में रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होगी। यहां तक की बात समझेगी? मेरा आपसे सवाल ये है, सीवीपी एनालिसिस के अंदर हम तमाम कॉस्ट के दो टोटे करते हैं, वेरिएबल वाला और फिक्स वाला। ये इंटरेस्ट क्या होगा? इंटरेस्ट फिक्स होगा कि वेरिएबल होगा? फंस गए फंस गए फंस गए, ठोस हो गए। थोड़ा जाए कैबिनेट डिसीजन मेकिंग बाड़ी सीवीपी हिल गया सारा। हाँ जी, फिक्स होगा, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट होती प्रोडक्शन के साथ है। वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक किसके साथ होता है? प्रोडक्शन के यूनिट्स के साथ है। ये तो आपको फिक्स पढ़ना है। 2.52 मिलियन अगर आपने बैंक से निकाल के उस बंदे को दे दिया और आपकी प्रोडक्शन ना हो सकी सारा साल, तो इंटरेस्ट तो पड़ गया। ऐसी कॉस्ट, सिंपल सी बात याद रखनी है आपने। बेसिक, जब भी किसी चीज के बारे में सवाल पूछा जाए, आपको समझ ना आए तो आप बेसिक की तरफ वापस जाओ कि यार सबसे पहले तो पॉइंट ये, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन यूनिट्स के साथ अटैच हो। प्रोडक्शन होगी तो कॉस्ट पड़ेगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो कॉस्ट नहीं पड़ेगी। क्या ये इंटरेस्ट का ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ है? नहीं। तो लिहाजा फिर ये क्या है? फिक्स। समझ आ गई? ये छोटी छोटी बातें हैं, जब भी आपसे कोई नई चीज पूछी जाए, आपको समझ ना आ रही हो, आप फौरन बेसिक्स की तरफ जाएं कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट, आपको ऑटोमेटिकली जवाब मिल जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2, मंथली रेंट ऑफ 0.1 मिलियन प्लस 2% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। आपको लगता होगा कि दूसरी ऑप्शन बड़ी सस्ती है। दूसरी ऑप्शन बड़ी सस्ती नजर आ रही होगी आपको। कहता है कि पहली ये तो सर सीधा सीधा डिसीजन मेकिंग है, पहली छड्डो दूसरी पढ़ो, इसमें क्या डिसीजन मेकिंग करनी है? नहीं। अगर सेल उसकी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उसका कमीशन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो हो सकता है ओवरऑल पूरे साल का टोटल आंसर निकाले तो 2.52 मिलियन से भी ऊपर चला जाए। वैसे तो अभी फिलहाल यही नजर आ रहा है कि 0.1 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आ जाएगा? 1.2। ये 1.2 मिलियन का रेंट पड़ेगा पूरे साल का, वो 2.52 है, वो तो बहुत ज्यादा, डबल से भी ज्यादा है। लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन जब वो कमीशन कैलकुलेट करेंगे ना तो लागू पता रहेगा।
यहाँ तक की बात समझ लगी बच्चों? अच्छा, पेबल एट द एंड ऑफ ईच मंथ। अब यहाँ पे अच्छा अगला अगला पॉइंट बच्चों, क्या ये 2.5 फिक्स कॉस्ट है कि वेरिएबल कॉस्ट है? ये फिक्स कॉस्ट है। ये 0.1 मिलियन ये फिक्स कॉस्ट है, लेकिन ये 2% कमीशन ये वेरिएबल कॉस्ट है। सीवीपी एनालिसिस के अंदर हमने तमाम कॉस्ट के दो टोटे करने, सीधी सी बात है, फिक्स कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। ठीक हो गया ना? यहाँ तक की बात समझ लगी? अगला पॉइंट, RL would introduce customized donors in addition to regular range। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, कराची में वो जो उसकी दुकानें हैं वहां पे वो क्या सेल कर रहा है? देखो ना, उसने बताया ना, ऑपरेट्स डोनट शॉप्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कराची। कराची में वो ऑलरेडी बेच रहा है कुछ, तो कराची में वो क्या बेच रहा है? कराची में वो क्या बेच रहा है? वो रेगुलर चीजें बेच रहा है। कहता है कि लाहौर में वो क्या करेगा, नया एक कस्टमाइज्ड डोनर बना के बेचेगा, जो कि वो कराची में नहीं बेच रहा। कैसे पता लगा? वुड इंट्रोड्यूस, अगर वो ऑलरेडी बेच रहा होता तो क्या वो ये वाली बात करता? वो ये वाली बात ना करता। द प्राइस ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स विल बी 15% हायर देन द रेगुलर वंस। अच्छा, यहां से एक और मसला हमें समझ आया कि हमें पहले रेगुलर डोनट की सेल प्राइस पता होनी चाहिए, तो उसका 15% लेंगे तो कस्टमाइज्ड डोनट की सेल प्राइस निकल आएगी, मतलब उसमें 15% ऐड करेंगे। यहाँ तक की बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, आगे चलते हैं। Average monthly sales volume of this shop is expected to be 30% higher than existing sales। अच्छा, लाहौर वाली शॉप क्या कहते हैं कि जब आप कस्टमाइज्ड डोनट इंट्रोड्यूस करवा देंगे ना, तो आपकी जो सेल होगी वो क्या हो जाएगी? हायर देन एग्जिस्टिंग सेल्स। कराची में जो सेल हो रही है उस सेल का 30% ज्यादा हम कमाएंगे लाहौर से। क्यों? क्योंकि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, और वो कौन सा है? कस्टमाइज्ड डोनट्स। नहीं समझ आ रही? मतलब जैसे देखें, गोरमे है, गोरमे वालों ने क्या किया, उन्होंने कहा जी मिडिल क्लास को कवर करो। गोरमे ने मिडिल क्लास को कवर कर लिया। कैसे? पेप्सी 20 रुपए की थी, गोरमे वालों ने 10 रुपए की बोतल लॉन्च कर दी। अब पेप्सी की बोतल अगर 35 रुपए की होगी तो उनकी बोतल 20 रुपए की होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? तो वो मिडिल क्लास आराम से कौन से क्या करती है, पेप्सी नो मारो गोली, जायका चिकी रखे, ढिड भरना चाहिए, जो लब्बे पी लो, सस्ता लग जाएगा, अल्लाह खैर सब। अच्छा, उन्होंने कहा मिडिल क्लास को तो हमने कवर कर लिया, हमारे प्रोडक्ट सस्ती हैं, लोग आ जाते हैं हमारे पास, एलीट क्लास नहीं हमारे पास आती। तो एलीट क्लास हमारी जो है वो बिजनेस से बाहर बैठी हुई है। उन्होंने कहा एलीट क्लास को भी क्या करो, बीच में लेके। तो उन्होंने एक नाम लॉन्च किया, बोर्न विवेंट। अब वो केक जो गोरमे वाले बनाते थे, 600-700 रुपए का केक होता था, वो मिडिल क्लास वाले लोग आके बाय कर लेते थे। तो उन्होंने उसी तरह के केक पकड़े, थोड़ा सा ऊपर डिजाइनिंग वगैरह चेंज की, और वही केक 2000 का रख दिया, ताकि एलीट क्लास जब आके बाय करे तो सोचे कि यार 2000 का ले रहे हैं तो चंगा होगा, तो 2000 का है। हालांकि 90% मटेरियल वही है जो 600 रुपए वाले केक के अंदर है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? लेकिन ऊपर थोड़ी सी उन्होंने मीनाकारी कर दी, तो उससे क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट अब एलीट क्लास परचेज कर दी, थोड़ी सी उसकी पैकिंग बेहतर कर दी। अब इस तरह से बोतल है, गोरमे कोला अलहदा से है, वो मिडिल क्लास के लिए है। तो बोर्न विवन के नाम से उन्होंने एक एलीट ड्रिंक बनाया, जो कि एलीट क्लास के लिए वो उन्होंने रखा हुआ है, उसकी प्राइस डबल कर दी, ताकि एलीट क्लास वाले जब आके सोचें, पता करें, उनको तो प्राइस से लेना देना कोई नहीं है, वो कहेंगे यार महंगा है, कोई ना कोई अच्छी चीज होगी, क्योंकि वो इस तरह से सोचते हैं कि महंगी चीज कोई अच्छी होगी, सस्ती चीज नहीं कुछ होएगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या कर लिया, एलीट क्लास को भी कवर कर लिया। क्या यहाँ तक की बात समझ लगी? तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि वो जो कस्टमाइज्ड डोनट्स लॉन्च करने का मकसद ही क्या है कि एलीट क्लास को भी कवर किया जाए, और उससे उन्होंने कहा देखो हमारा जो सेल्स वॉल्यूम है 30% हायर हो जाएगा, और 20% ऑफ सेल्स वॉल्यूम विल कंसिस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स। बच्चों यहाँ पे बात किसकी हो रही है? वॉल्यूम की बात हो रही है कि रेवेन्यू की बात हो रही है? बात में लगी ना, वॉल्यूम को सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आएगा। ये जो 4.5 मिलियन है, ये क्या चीज है? ये रेवेन्यू है। रेवेन्यू दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, क्या? सेल प्राइस मल्टीप्लाई यूनिट्स। और नीचे यहाँ पे जो बात कर रहा है वो किसकी बात कर रहा है? यूनिट्स की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यूनिट्स की बात कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 भी समझ आ गया बच्चों? तो बोलो तो सही। पॉइंट नंबर 3,
वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 75% कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनट्स विच वुड इंक्रीज बाय 5% इन केस ऑफ कस्टमाइज्ड डोनट्स। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 75% of making regular donuts, which would increase by 5% in case of customized donuts. The remaining variable costs represent packaging cost of all donuts, which is expected to increase by 4%. अब जरा सोच समझ के जवाब देना बच्चों। ऊपर मैंने आपको बताया था कि 80% वेरिएबल कॉस्ट है, याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा? वो उस 80% के टोटे करके बता रहा है आपको कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 80%। उसमें से 75% क्या है? प्रोडक्शन वाली वेरिएबल कॉस्ट। तो बाकी 5% क्या है? नॉन प्रोडक्टिव वेरिएबल कॉस्ट। नॉन प्रोडक्टिव से क्या मुराद है? पैकिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, वगैरह वगैरह, पैकेजिंग कॉस्ट। यहां तक की बात सुन लगी। वो कहता है वो वाली जो कॉस्ट है वो 4% बढ़ जाएगी। नहीं समझ आ रही? पॉइंट नंबर 3 दोबारा पढ़े जरा। पॉइंट नंबर 3 आप दोबारा पढ़ें, क्या कह रहा है? मुझे अपने पॉइंट नंबर 3 समझाना है। पॉइंट नंबर 3 का वो क्या कहना क्या चाह रहा है? पॉइंट नंबर 3 में वो कहना क्या चाह रहा है? वो 80% तो ऊपर लिखी हुई है ऑलरेडी। हाँ जी देखो पहले वो कह रहा है, अच्छा याद रखना ये जो 80% है रेगुलर की बात हो रही है कि कस्टमाइज की बात हो रही है? ऊपर ये रेगुलर की बात ही हो रही है। ऊपर जो कराची में वो सेल कर रहा है वो रेगुलर सेल कर रहा है, लाहौर में वो कस्टमाइज लॉन्च करने जा रहा है ना। अच्छा 80% कॉस्ट है बेसिकली टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक हो गया? तो उस 80% के दो टोटे हैं, एक 75% वाला टोटा है और एक 5% वाला है। 75% वाला है वो खर्चा जो कि प्रोडक्शन वाला है, और 5% वाला खर्चा है पैकेजिंग वाला। यहाँ तक की बात समझ आ गई? जो कराची में हो रहा होगा। अब यहाँ पे कहता है वो जो 75% वाला जो हिस्सा है ना उसमें इजाफा हो जाएगा, लेकिन क्या सब में? कहता नहीं, सब में इजाफा नहीं होगा, रेगुलर में इजाफा नहीं होगा, कस्टमाइज में इजाफा होगा। ठीक है? और बाकी जो 5% रह गया पैकेजिंग वाला, वो सब में इजाफा हो जाएगा, रेगुलर में भी इजाफा हो जाएगा और कस्टमाइज में भी इजाफा हो जाएगा। ये बात समझ आई? नहीं समझ आई? प्रोडक्शन वाला हिस्से में सिर्फ कस्टमाइज वाले में इजाफा होगा, नॉन प्रोडक्शन वाले हिस्से में दोनों में इजाफा हो जाएगा। ऑल डोनट्स नजर आ रहा है आपको? ऑल डोनट्स। ओके। अब फिक्स कॉस्ट अदर देन रेंट, रेंट की बात यहां पे ऊपर जो की हुई है इन दोनों सिचुएशन में, इज एस्टिमेटेड एट 0.8 मिलियन पर मंथ। क्या एस्टिमेट है जी? 0.8 मिलियन पर मंथ। RL कैन बारो द रिक्वायर्ड फंड एट 14% पर एनम। ये बात भला क्यों की है उसने? वो पहले पॉइंट के लिए। अब समझ आ रही बात? दूसरे वाले पॉइंट में इंटरेस्ट नहीं आना, भला क्यों नहीं आना? तो 0.1 मिलियन है वो कमा लेगा। 4.5 मिलियन उसकी मंथली सेल है, उसमें 0.1 मिलियन तो निकाल ही सकता है ना वो। लेकिन 2.52 मिलियन पहले दिन 1 जनवरी को दुकान खोलने से पहले पे करना है, वो नहीं कमाया उसने, तो डेफिनेटली वो बैंक से लोन लेके वो देगा। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? Compute net profit per month and margin of safety percent under both options and recommend the most suitable option to RL। ये both option से क्या मुराद है? वो ऊपर वाले, या वो एनुअल रेंट इकट्ठा पे कर दे, या एक दूसरे बंदे से जाके बात करे और उसको हर महीने का रेंट देता जाए, साथ साथ कमीशन दे दे। समझ आ गया बच्चों?
टोटल सेल थी हमारी बच्चों 4.5 मिलियन। सोचो 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 सोचो, सवाल में दी हुई है। क्या नए सिनेरियो में सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा बच्चों हमारा 30%? तो 4.5 मिलियन का 30% ले 4.5 मिलियन में जमा करें तो रेवेन्यू आ जाएगा लाहौर का। सोचो 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 सोचो, 5.85 मिलियन। ये समझ आ गई? अब इस 5.85 मिलियन के दो टोटे करेंगे हम। कौन कौन से? एक रेगुलर डोनर्स वाला और एक कस्टमाइज्ड डोनर्स वाला। क्या ये उसने बताया है बच्चों सवाल में कि रेगुलर डोनर्स में कितनी सेल है और कस्टमाइज में कितनी सेल है? 20% ऑफ सेल्स वॉल्यूम विल कंसिस्ट ऑफ कस्टमाइज्ड डोनर्स। ठीक हो गया जी बच्चों? तो उस 5850 का क्या करेंगे? 80% अदा कर लेंगे, 20% अदा कर लेंगे। कर लें जरा। कर दिया जी? अच्छा, 4680 और 1170 याद रखना, इन दोनों में सेल प्राइस अभी तक वही हम ले रहे हैं जो कराची वाली है। ऐसी है ना? इसमें तो इजाफा नहीं होना सेल प्राइस में, उसकी सेल प्राइस में क्या होगा? इजाफा होगा। कितना 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 कितना? 15%। तो बच्चों इसका मतलब है उसमें 15% ऐड कर दो। किसमें भला? कस्टमाइज में। क्या आंसर आ जाएगा? 1346। तो बच्चों ये हमारी टोटल सेल आ जाएंगी। फिर सोचो, नहीं समझ आई? अब मुझे दोबारा बताओ बच्चों, ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया और ये मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? 30%, 30%, 30%, ये क्या चीज है? इजाफा हुआ बच्चों, वॉल्यूम का इजाफा हुआ। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनो। अब बच्चों फर्ज करो मैंने 100 यूनिट बेचे और 1 यूनिट 50 का था। 100 को 50 से मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता है? 5000 रेवेन्यू होगा मेरा। अब मेरे यूनिट्स में 30% इजाफा हो गया। वॉल्यूम की बात की है ना उसने, तो वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? 100 की वजह क्या हो गया? 130। और मेरी सेल प्राइस में कितना इजाफा हो गया? 15%। तो 50 में 15% जरा ऐड करें। हाँ जी, 57.5 मल्टीप्लाई करें 7475 रुपीज। क्या ये बात सबको समझ आई बच्चों? और बोलो तो सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। उसने हमें इस सवाल में यूनिट्स नहीं बताए, उसने हमें इस सवाल में सेल प्राइस नहीं बताई। यहाँ पे तो मैंने सेल प्राइस 50 को मल्टीप्लाई कर दिया 15% से और यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर दिया 30% से। ये तो बात सीधी सीधी आपको समझ आ जाती है। लेकिन उसने हमें सवाल में यूनिट्स नहीं बताए, उसने हमें सवाल में सेल प्राइस नहीं बताई। अब जरा देखें चमत्कार। ये मेरे पास क्या है? रेवेन्यू, जो कि उसने सवाल में दिया हुआ ना। इसको बच्चों अगर मैं 1.3 से मल्टीप्लाई करूं और 1.15 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आता है? समझ आई बात? इसका मतलब ये हुआ, अगर वो मुझे नंबर ऑफ यूनिट ना दे और अगर वो मुझे सेल प्राइस ना दे, मेरे पास हो रेवेन्यू, तो मैं रेवेन्यू के अंदर वॉल्यूम और सेल प्राइस का इजाफा रिकॉर्ड कर सकता हूं। रेवेन्यू की टोटल वैल्यू को पकड़ूं, उसमें वॉल्यूम का इंपैक्ट भी ले लूं और सेल प्राइस का इंपैक्ट भी ले लूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अगर वो यूनिट दे देता मुझे और सेल प्राइस दे देता तो भी मेरा आंसर यही आना था जो उसके बगैर आ गया। नहीं पल्ले पे। ठीक हो गया? अब बच्चों अब समझ आई मेरी बात। 4.5 मिलियन रेवेन्यू है। आप सोच रहे हो कि सर रेवेन्यू है, आप वॉल्यूम का इजाफा कैसे उसके अंदर डाल सकते हैं? तो मैंने 4.5 मिलियन को 130% से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने कौन सा इंपैक्ट ले लिया? वॉल्यूम का। अच्छा, वॉल्यूम सारे यूनिट्स का है या सिर्फ कस्टमाइज्ड यूनिट्स का है? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो।
तमाम यूनिट्स का वॉल्यूम है, पढ़ लो कहाँ लिखा है, एवरेज मंथली सेल वॉल्यूम ऑफ दिस शॉप इज, शॉप की बात हो रही है, शॉप मींस रेगुलर और कस्टमाइज दोनों की बात हो रही है, इज एक्सपेक्टेड टू बी 30% हायर देन द एग्जिस्टिंग सेल्स। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ 4.5 बिलियन का मैं 130% ले सकता हूँ, तो आंसर क्या आ जाएगा 5850। अब इसमें एक चीज का इजाफा रिकॉर्ड हुआ, दूसरी का इजाफा रिकॉर्ड नहीं हुआ। किसका इजाफा रिकॉर्ड हुआ, किसका नहीं हुआ? वॉल्यूम का इजाफा रिकॉर्ड हो गया, सेल प्राइस का इजाफा अभी नहीं हुआ। दैट मींस कि मेरी सेल प्राइस वही रेगुलर वाली फिलहाल मौजूद है इसके अंदर, इस 5850 के अंदर मेरी सेल प्राइस कौन सी है? रेगुलर वाली, ऐसी है ना। अच्छा, अब इसके दो हिस्से करेंगे। रेगुलर वाला हिस्सा कितने परसेंट है? 80%, और कस्टमाइज वाला 20%। रेगुलर वाला अलहदा कर लिया, कस्टमाइज वाला अलहदा कर लिया। रेगुलर की सेल प्राइस में तो कोई इजाफा नहीं होना ना, वही रहना जो कराची में है, लेकिन जो कस्टमाइज वाले जो मेरा रेवेन्यू है उसके अंदर मैंने सेल प्राइस का इजाफा रिकॉर्ड करना है, और वो कितने परसेंट है? 15%। नहीं बात समझ रही, तो उसके अंदर मैंने 15% का इजाफा रिकॉर्ड कर लिया। तो बच्चों 4680 और 1346 इन दोनों को जमा करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा लाहौर की शॉप। और समझ आई बात? आगे चलते हैं। अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट बच्चों आप निकाल सकते हैं, वो आप कैसे निकालेंगे? 4.5 मिलियन का क्या करें, 80% ले लें तो क्या आ जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ये बात हमने पहली लाइन में तय की थी, याद है? निकाले जरा, 3.6 मिलियन आ जाएगा। अब सोच समझ के जवाब देना। जब वॉल्यूम में इजाफा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट में भी इजाफा होगा। सेल प्राइस में इजाफा होने से वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होगा नहीं, लेकिन प्रोडक्शन वॉल्यूम में इजाफा होने से वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होगा। नहीं पल्ले पड़ा। तो बच्चों टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रही है हमारी 4680। हजमशुद। अब इस टोटल वेरिएबल कॉस्ट के दो टोटे करने हैं। कौन से? रेगुलर डोनर्स, कस्टमाइज डोनर्स। क्योंकि रेगुलर डोनर्स की तो प्रोडक्शन वाली वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा नहीं होना, कस्टमाइज डोनर्स की प्रोडक्शन वाली वेरिएबल कॉस्ट में इजाफा होना है। वो कितना होना है? 5%। ये लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें, दोबारा पढ़ लें। वेरिएबल कॉस्ट कंसिस्ट ऑफ 75% ऑफ कॉस्ट ऑफ मेकिंग रेगुलर डोनर्स which would increase by 5% in case of customized donors. कस्टमाइज डोनर्स में प्रोडक्शन वाली कॉस्ट का इजाफा होना है, रेगुलर डोनर्स में इजाफा नहीं होना। हाँ जी बच्चों, 4680 इसका करेंगे 75 और 25। 75% हिस्सा किस चीज का है? मेकिंग द ऑर्डर, मतलब प्रोडक्शन वाला हिस्सा। और 25% हिस्सा किस चीज का होगा? पैकेजिंग का हिस्सा। यहां तक की बात नहीं लगी? करें जरा इसका 75-25 करें। वो 75-25 कर लिया। 75% क्या है? प्रोडक्शन वेरिएबल कॉस्ट, और 25% क्या है? पैकेजिंग वाली वेरिएबल कॉस्ट। यहां तक की बात समझ लगी? बोलो बोलो बोलो। अच्छा, आगे चलते हैं। उस मेकिंग कॉस्ट में 80% हिस्सा किसका है? रेगुलर का, और बाकी 20% हिस्सा किसका है? कस्टमाइज का। मेरी बात समझ, ये कैसे पता लगा? ऊपर बात हुई है बच्चों, देखो जरा, रेवेन्यू के अंदर 80% का क्या है? रेगुलर, और 20% क्या है? कस्टमाइज। तो प्रोडक्शन में भी तो फिर 80% रेगुलर और 20% कस्टमाइज ही हो गए ना। तो 35, दोबारा बताओ, ये 35-10 जो आया है ये क्या चीज है? प्रोडक्शन का खर्चा। प्रोडक्शन में फिर सिर्फ कस्टमाइज बन रहे हैं या रेगुलर भी बन रहे हैं? रेगुलर ज्यादा बन रहे हैं और कस्टमाइज कम बन रहे हैं। तो ये टोटल खर्चा है प्रोडक्शन का 3510। इसके दो हिस्से करेंगे, 80% वाला हिस्सा रेगुलर वाला और 20% वाला हिस्सा कस्टमाइज वाला। ये हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? क्या स्यापा पड़ा हम अलग अलग कर रहे हैं? बच्चों इसलिए अलग कर रहे हैं क्योंकि कस्टमाइज में इजाफा होना है, रेगुलर में इजाफा नहीं होना। अगर तो कह देता ना कि इस 3510 में सारी की सारी कॉस्ट में इजाफा होना है 5%, तो 3510 के 5% ले लेते, क्योंकि उसने कहा
कि रेगुलर वाले में कोई इजाफा नहीं होना, कस्टमाइज वाले में इजाफा होना है, तो फिर हमें कस्टमाइज वाली वैल्यू ज़्यादा चाहिए, रेगुलर वाली वैल्यू अलग चाहिए। कस्टमाइज वाली वैल्यू निकालें कितनी बनती है 702, 35 10 का 20% लेके आंसर आता है 702। अब उसमें उसने कहा है 5% इजाफा रिकॉर्ड करना, तो 702 का 5% ले उसमें जमा कर लें। शाबाश 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 शाबाश। सेवन थ्री सेवन, ये प्रोडक्शन वाला हिस्सा हमारा समझ आ गया। इसमें कोई इजाफा नहीं होना, इसमें कोई इजाफा नहीं होना। कस्टमाइज वाले में 5% इजाफा होना था। पैकिंग में आ जाते हैं। पैकिंग में बच्चों ने कहा था कि दोनों में इजाफा होना है, याद आ रहा है ना? पैकिंग में उसने क्या कहा था, टोटल पैकेजिंग में कितने परसेंट इजाफा होना है 4%। तो बच्चों सीधा सीधा हम टोटल को ही 4% से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अब बोलो तो सही, कर सकते हैं। तो 1170 का 1.04 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या आंसर आ जाएगा 1217। यहाँ तक की बात समझ लगी। हमने वेरिएबल कॉस्ट में भी जो चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी कर ली हैं, और सेल प्राइस में भी जो इजाफे रिकॉर्ड होने थे वो कर लिए। अब हम आ जाते हैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ। दिमाग में फॉर्मेट आपके क्या है, नेट प्रॉफिट निकालना है। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे ऊपर क्या आएगा, कॉस्ट आएगी। नहीं, जब सेल प्राइस निकालनी हो या यूनिट निकालने हो तो सबसे ऊपर कॉस्ट आएगी, फिर प्रॉफिट आएगा, फिर सेल रेवेन्यू निकलेगा। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट निकालना है तो कॉमन सेंस है, सेल्स क्वेश्चन में गिवन होगी ना, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, सेल्स हमारे पास है दोनों ऑप्शन में, रेगुलर डोनर्स की और कस्टमाइज्ड डोनर्स की। कर लेंगे, देखो जरा दोबारा। रेगुलर डोनर्स की सेल हमने कितनी निकाली है 4680, कस्टमाइज वाली 1346। वो बच्चे दोनों ऑप्शन में लिख लेंगे, ऑप्शन ए में भी लिख लेंगे और बी में भी लिख लेंगे। और समझ आएगी बात। अच्छा, अब वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, रेगुलर की और कस्टमाइज की। तो रेगुलर की वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली, ये 2808 ये वाली है। ये कौन सी कॉस्ट है 2808, रेगुलर की प्रोडक्शन वाली। और वो 973, नहीं वो 973 हम क्यों लिया, 1217 का करें जरा 80-20। बेसिकली 1217 का होना चाहिए था ना 80-20, वही है। तो बोलो तो सही। अच्छा, तो 2808 क्या चीज है बच्चों, रेगुलर डोनर्स की प्रोडक्शन वाली कॉस्ट, और वो 973 क्या है, रेगुलर डोनर्स की पैकेजिंग कॉस्ट। ये पॉइंट समझ लग गया। ये 737 क्या चीज है, कस्टमाइज डोनर्स की प्रोडक्शन कॉस्ट, और वो 244 क्या चीज है, बोलो तो सही, कस्टमाइज डोनर्स की पैकेजिंग कॉस्ट। ठीक है जी। तो बच्चों हम आराम से इन दोनों का टोटल कर सकते हैं। वेरिएबल कॉस्ट रेगुलर की, प्रोडक्शन वाली भी और पैकेजिंग वाली, दोनों दोनों इकट्ठी कर दी। ठीक हो गया, वेरिएबल कॉस्ट और कस्टमाइज, प्रोडक्शन वाली भी और पैकेजिंग वाली भी, दोनों इकट्ठी कर दी। नहीं समझ आ रही, नहीं समझ आ रही। तो ये भी बच्चों दोनों जगह पे सेम आ जाएंगी। अब हमने वेरिएबल कॉस्ट जितनी हमारी समझ में सारी लिख ली, सेल प्राइस जितनी हमारी समझ में सारी लिख ली। अब यहाँ पे एक और मसला है, ये वेरिएबल कॉस्ट है, ये आनी है, लेकिन ये एक जगह पे आनी है, दूसरी जगह पे नहीं आनी। कहाँ पे आनी है, कहाँ पे नहीं आनी, सेकंड ऑप्शन में आएगी, पहली में नहीं आएगी। ओके जी। तो बच्चों पहली ऑप्शन में देखो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये कुछ लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ। हमारा सेल रेवेन्यू कितना है 6026, उसका लेंगे 2%।
समझ आ गई? वेरिएबल कॉस्ट आ गई बच्चों। सेल रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ रहेगा। बोलो तो सही। अब इसमें क्या माइनस करेंगे? फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट माइनस कर देते हैं बच्चों। रेंट 2.52 मिलियन है। अब एक मिनट, ये जो ऊपर आपने सेल लिखी है, ये 6026 ये पर ईयर है कि पर मंथ है? ये पर मंथ है। तो नीचे फिक्स कॉस्ट लेंगे, वो भी कौन सी लेंगे? पर मंथ लेंगे। ठीक है जी? नहीं बात सुन लगी। 2.52 मिलियन है, ये 2.52 मिलियन है, ये साल की है। इसको क्या करेंगे? 12 पे डिवाइड कर देंगे। कर दें जरा। क्या आ जाएगा जी? 0.21 मिलियन। अगर रुपीज इन थाउजेंड में बात करें तो 210, 2,10,000, ऐसे ही ना? अच्छा अच्छा, अदर फिक्स कॉस्ट की बात भी उसने यहाँ पे की थी। 8 लाख रुपए मेरा ख्याल बनता है। सोचो सोचो सोचो। 8 लाख रुपए बनता है, ऐसी है। वो माइनस कर दी। और यहाँ पे दूसरे ऑप्शन में बचे 2.52 को दूसरे ऑप्शन में तो 12 से डिवाइड नहीं ना करेंगे। दूसरे ऑप्शन में तो 0.1 मिलियन का मतलब है 1 लाख। तो दूसरे ऑप्शन में जो रेंट लिखेंगे वो 1 लाख लिखेंगे। हाँ, 8 लाख जो है वो दोनों ऑप्शन में आएगा। ठीक हो गया? बोलो 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 बोलो। अब पहले ऑप्शन में एक चीज और भी आनी है, वो क्या है? इंटरेस्ट। और वो फिक्स कॉस्ट क्यों है? इंटरेस्ट फिक्स कॉस्ट क्यों है, वेरिएबल कॉस्ट क्यों नहीं? क्योंकि उसका प्रोडक्शन से ताल्लुक कोई नहीं है। तो फिर कमीशन ऊपर क्यों गई? नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा बेचोगे ज्यादा कमीशन है, कम बेचोगे कम कमीशन है, वो उसका प्रोडक्शन से ताल्लुक है। अच्छा जी। तो बच्चों अब इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है। 2.52 मिलियन आपने बैंक से लिया, उसका लिया 14%, तो साल का इंटरेस्ट आएगा कि महीने का? साल का इंटरेस्ट आएगा। बाय डिफॉल्ट अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो इंटरेस्ट जो दिया होता है वो पर ईयर होता है। तो 2.52 मिलियन का 14% लेंगे, साल का इंटरेस्ट आएगा, उसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो 0.029, मतलब सादा सादा अल्फाज में 29,000 रुपया। ऐसे ही ना, 29,000 रुपया। तो बच्चों वो लिख देंगे, तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहेगा। नेट प्रॉफिट आ गया जी। तो नेट प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब बच्चों ये वाली चीज तो हमारी कवर होगी। ये वाली चीज हमारी खत्म, फिनिश। अगला स्यापा क्या मांगा उसने? अच्छा, पहले तो ये बता दे कौन सी ऑप्शन बेहतर है? पहली वाली ऑप्शन बेहतर है कि दूसरी वाली? शाबाश 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 शाबाश। पहली ऑप्शन की दूसरी ऑप्शन? हाँ जी, दूसरी। फर्स्ट क्यों कहा था? हमने तो प्रॉफिट देखना है ना। प्रॉफिट किसका कम है? पहली ऑप्शन का। किसका ज्यादा है? दूसरी ऑप्शन। तो डेफिनेटली जिसका प्रॉफिट ज्यादा होगा वो हमारे लिए बेहतर ऑप्शन होगी। ठीक हो गया? बराबर। आगे चलते हैं। अब उसने आगे क्या मांगा बच्चों? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए उसका फार्मूला दिमाग में लेके आए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूला क्या होता है? बजटेड सेल्स, वो हमने सवाल में निकाल ली हुई, माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स, ऐसी है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब बजटेड सेल तो हमारे पास मौजूद है 6046। हमें क्या चाहिए? हमें ब्रेक इवन सेल चाहिए। ब्रेक इवन सेल निकलेंगी तो मार्जिन सेफ्टी भी निकल आएगी। लेकिन ब्रेक इवन सेल का फार्मूला क्या होगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन। अच्छा, एक मिनट, जो हमारे पास बजट सेल्स हैं वो रुपीज में है कि यूनिट्स में है? इस सवाल में यूनिट्स तो दिए ही नहीं उसने। इस सवाल में उसने यूनिट्स नहीं दिए। यहां तक की बात में लगी। हमारे पास जो बजट सेल्स है वो रुपीज में है। इसका मतलब है ब्रेक इवन सेल्स भी हमें किस में चाहिए? रुपीज में चाहिए।
तो ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकालने के लिए सोच समझ के जवाब देना। ब्रेक इवन सेल्स इन रुपीज निकालने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट करना पड़ेगा? नहीं, हमें सीएस रेशियो निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी? सीएस रेशियो निकालनी पड़ेगी। अच्छा, तो पहले सीएस रेशियो निकाल लेते हैं दोनों ऑप्शन की। दोनों ऑप्शन की सीएस रेशियो बच्चों कैसे निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन हमारे पास है, हमारे पास सेल भी है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल मल्टीप्लाई बाय 100, सीएस रेशियो आ जाएगी। तो पहले सीएस रेशियो निकाल लें, शाबाश। हाँ जी, 20 पॉइंट सीएस रेशियो आ गई हमारे पास। अब हमने इस सीएस रेशियो को किस पे डिवाइड करना? फिक्स कॉस्ट हमारे पास मौजूद है बच्चों, डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ब्रेक इवन सेल्स, वो निकालने, शाबाश। ठीक है, ब्रेक ब्रेक इवन से निकल आई 4952 और 4744। अच्छा, आगे क्या करना है? मार्जिन सिटी निकालना है। मार्जिन सिटी का फार्मूला क्या है? बजटेड सेल्स, वो हमने ऊपर निकाली हुई है, 6026, नजर आ रहा है आपको? बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय बजटेड सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो बच्चों आंसर निकालेंगे, हमारे पास मार्जिन सिटी आ जाएगा 17.82% और दूसरी ऑप्शन में क्या आ जाएगा? 21.27%। यहाँ तक की बात समझ आ गई? अच्छा, अब कंक्लूजन हमने देना, याद रखो डिसीजन मेकिंग का जो भी सवाल होगा ना, उसमें कंक्लूजन देने के 2 नंबर होते हैं। अब ये ना समझना कि यार वो इड्डा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने आपकी कंक्लूजन काट ले, असली ना कुछ तो काट के दे के आए हैं। नहीं, आपने बच्चों फिर भी अपने एंड पे कंक्लूजन देना है कि आपने कौन सी ऑप्शन चूज की और उसकी वजह क्या। 2 नंबर होते हैं, ये बात याद रखनी है इसकी। तो क्या कंक्लूजन देंगे? ऑप्शन 2 इज मोर अप्रोप्रिएट। अब वजह भी बतानी, वजह क्यों? हम वजह बताएंगे कि भाई उसका नेट प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन साथ साथ अगर देखा जाए तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ज्यादा है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? कि आप ब्रेक इवन पॉइंट से कितना दूर हैं। जितना ब्रेक इवन पॉइंट से दूर होंगे उतने सेफ होंगे, जितना ब्रेक इवन पॉइंट के करीब आएंगे उतना ज्यादा रिस्क है कि आप लॉस में चले जाएंगे। पॉइंट समझ गया? तो वो 21% दूर है और ये 17% दूर है, तो 21% जो दूर है वो ज्यादा बेहतर है। ये पॉइंट समझ गया? तो बात अब अच्छी तरह से बच्चों याद रखनी है कि ये हमने कंक्लूजन देना होना है। जब भी आपको कोई डिसीजन मेकिंग का सवाल